Now the new topic or the new chapter that we are going to study is business services. So in this we are going to study is meaning, features of the services, types of the business services, in which we will discuss the transportation, banking, insurance, communication and the warehousing. Next topic is banking services, in which we will deal with the meaning and the nature, functions of the commercial bank, insurance, meaning and importance of insurance, principles of insurance, difference between insurance and assurance, types of insurance, life insurance and the general insurance. In the general insurance, fire insurance, marine insurance, health insurance, fidelity insurance, etc. So difference between the life insurance and the general insurance. Next topic that we will discuss, that is difference between the life, fire and marine insurance, and the last topic is postal and the telecom services. Okay, so let's start. That the service sector includes all the commercial firms. Service sector includes all the commercial firms engaged in the banking, communication, transport, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एक्सेट्रा. ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या आते हैं? बेसिकली आपके सारे कमर्शियल फर्म्स आते हैं जो किस में इंगेज होते हैं? आपका बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में, कि हम लोग को एक कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी हो, ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, वेयर हाउसिंग में, एक्सेट्रा. सो द सर्विस सेक्टर कंस्टिट्यूट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ अ मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है, सर्विस सेक्टर क्या है? कंस्टिट्यूट क्या कर रहा है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. So in the recent past, the role of the service sector in the Indian economy is growing faster than the agriculture and industry. ठीक है, recent past में हम देखते हैं तो जो रोल है सर्विस सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या है, वो ग्रो कर रहा है फास्टर देन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा तेज़ी से जो ग्रो कर रहा है, फास्टली रैपिडली जो ग्रो कर रहा है, वो क्या है? सर्विस सेक्टर है. So a variety of services are available to meet the changes of economy and the requirement of investor. ठीक है, variety of services चाहिए जो are available है, जो to meet the changes of the economy में change करने के लिए, and the requirement of the investor, जो भी investors की requirement है. So the significance of the service sector is gaining momentum and it has become a major thrust area in the field of business. ठीक है, ये क्या है? सिग्निफिकेंस है. सर्विस सेक्टर इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब डे बाई डे ये इंक्रीज होता जा रहा है और एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर रहा है. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड द नेचर ऑफ द सर्विसेज. सो बेसिक feature of the service are, first one is intangible, means we cannot touch it. Okay, we can only feel it. So services are intangible. Services क्या होती हैं? Intangible होती हैं. That these cannot be seen or touch, जिसको हम seen और touch दोनों नहीं कर सकते हैं. We can only feel services और one can only experience them. कि हम क्या कर सकते हैं? हम बस सर्विस को फील कर सकते हैं और उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट. ठीक है, और हम क्या है कि वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को नहीं समझ सकते कि कोई भी सर्विस की क्वालिटी कैसी है जब तक हम उसको टेक ना करें, हम उसको ले ना. सो वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ओनली आफ्टर एक्सपीरियंस इट, कि हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी तभी जान सकते हैं जब हम उसको एक्सपीरियंस करें. सो सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विसेज. ठीक है, सप्लायर क्या करेगा? ट्राई ये करेगा कि वो गुड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करे कस्टमर्स को, सो दैट दे डिमांड देम अगेन आफ्टर एक्सपीरियंस देम. कि जैसे वो कोई भी कंज्यूमर और कस्टमर क्या करेगा, एक बार वो एक्सपीरियंस करा, उसे अच्छा लगा, तो वो बार बार उसी गुड्स की डिमांड करे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ होमोजेनिटी और दी कंसिस्टेंसी. सॉरी, ठीक है, लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकन्सिस्टेंसी.
सो सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू बी डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ईच कस्टमर। ठीक है, सर्विस को क्या है, परफॉर्म करना है ईच टाइम, हर टाइम, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ईच कस्टमर, की जैसी भी डिमांड है और कैसा एक्सपेक्टेशन है हर एक कस्टमर का, उसके अकॉर्डिंग। सो सेम सर्विसेज में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, कि सेम ही सर्विस क्या है कि वो कैसे प्रोवाइड होगा, डिफरेंट प्रोवाइड होगा बाय डिफरेंट अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो डिफरेंट ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय द नेशनलाइज्ड बैंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय द प्राइवेट सेक्टर और द फॉरेन बैंक। की जो भी बैंकिंग सेक्टर्स के थ्रू, जो भी बैंकिंग सेक्टर हैं उनकी जो भी सर्विस प्रोवाइड होगी वो जो नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, उनकी जो सर्विस प्रोवाइड होगी, और जो सर्विस प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक से सर्विस प्रोवाइड होगी, तो उन दोनों की सर्विस क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री। सो द मेन फीचर ऑफ द सर्विसेज इज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। कि मेन फीचर सर्विस का यही है कि सर्विसेज का, कि सर्विस क्या होती है, कंज्यूम होती है उसी टाइम पे जब वो प्रोड्यूस की होती हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और द स्टॉक ऑफ सर्विसेज। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज को हम मेंटेन करें। इफ़ सर्विस इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली देन इट इज़ अ टोटल लॉस। जैसी कोई सर्विस को हम तुरंत क्या है यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो उसका टोटल लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, वैकेंट सीट इन सिनेमा हॉल। अब जैसे कोई भी वैकेंट सीट है सिनेमा हॉल में, अब अगर उस पर कोई भी डिफरेंट कस्टमर नहीं आते हैं, कोई भी व्यूअर नहीं आते हैं, तो उससे क्या होगा, वो क्या हो गया, वो वैकेंट सीट तो क्या हो गई, लॉस हो गया ना, किसी वेले टोटल लॉस हो गया। तो अगर वो सर्विस किसी ने नहीं लिया एट दैट टाइम प्रेजेंट में, जैसी वो सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो वो टोटल लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड द इनसेपरेबिलिटी। सो द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। कि जो भी सर्विस है वो सेपरेट नहीं हो सकती है, कि जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, दीज आर दी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम एट द सेम प्लेस ओनली। वो सारे प्रोड्यूस और कंज्यूम क्या होते हैं, उसी सेम टाइम पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर फ्रॉम अ डॉक्टर। कि अब हम जो भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड हो रही है डॉक्टर से, अब हम उसको, उसकी सर्विस को ये नहीं कह सकते कि तुम डॉक्टर नहीं बन के तुम टीचर बन जाओ। जो जिसकी सर्विस है वो वही सर्विस ही प्रोवाइड करेगा। अब जो टीचर है वो ये नहीं कर सकता कि वो इंजीनियर बन के कुछ भी काम करे, तो जिसकी जो सर्विस है वो वही सर्विस ही करेगा। डॉक्टर एंड हिज सर्विस आर इनसेपरेबल। डॉक्टर को अगर आप उसकी सर्विस से इनसेपरेट कर दो तो वो क्या है, वो सेपरेट हो ही नहीं सकता। सो सिमिलरली इट अप्लाइज टू लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। कि अब लॉयर को भी क्या कह दो कि वो जाके किसी का ऑपरेशन करे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जिसकी जो सर्विसेज है वो वही सर्विस ही लेगा, उसको हम ट्रांसफ़र किसी और पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज कस्टमर पार्टिसिपेशन एंड द इन्वॉल्वमेंट। सो टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज़ इसेंशियल। कि कोई भी सर्विस में एक्सपीरियंस करने के लिए जो पार्टिसिपेशन है कस्टमर का वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज। कि जो भी टेलीफोन कंपनी है वो क्या करती है, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है, बट टू यूज़ दिस सर्विसेज कस्टमर हैज़ टू मेक अ रिसीव द कॉल। अब इन सर्विस को लेने के लिए अब कस्टमर को क्या करना, फ़ोन कॉल तो करना पड़ेगा, फ़ोन तो रिसीव करना पड़ेगा। तो जो भी सर्विसेज जिसको प्रोवाइड हो रही हैं उन सर्विसेज में किसी का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन दी गुड्स एंड सर्विसेज। we will differentiate between the services and the goods along with the basis. So first one is intangible. तो सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, हम सर्विसेज को टच और सीन नहीं कर सकते हैं। गुड्स आर टेंजिबल। गुड्स क्या होते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं। इन्वेंट्री, सो नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री। मतलब अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, हमको उसको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो वो टोटल लॉस हो जाएगा। बट
गुड्स क्या है, गुड्स की इन्वेंट्री क्या है, हम मेंटेन कर सकते हैं। इनसेपरेबल, सर्विसेज कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर। अब जो डॉक्टर की सर्विस है, हम डॉक्टर को उसकी सर्विस से अलग नहीं कर सकते, बट गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर। जैसे मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम उससे सेपरेट कर दिए, वो किसके पास चला गया, होलसेलर, देन होलसेलर से भी सेपरेट करके रिटेलर के पास, एंड देन कस्टमर के पास। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन दी क्वालिटी। कि अब इसमें क्या है कि बेसिकली सर्विसेज में डिफ़िकल्ट होता है कि एक स्टैंडर्ड और एक मेंटेन क्वालिटी का हम बनाए रखें, बट गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज, गुड्स को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नेचर। सो इट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोसेस। ठीक है, सर्विस क्या होती है कि कोई एक्टिविटी होती है और कोई प्रोसेस होता है। मतलब वॉचिंग अ टीवी या वॉचिंग अ मूवी, ये क्या है, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। रीडिंग अ बुक, ये सारी क्या है, एक्टिविटी हैं। सो इट बट गुड्स आर दी फिजिकल ऑब्जेक्टिव, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्टिव है, जैसे बेड हो गया, टेबल हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, टीवी हो गया, ये सारे क्या हैं, गुड्स है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। टाइप्स क्या है, तो सर्विस क्या होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं, बट गुड्स क्या होते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप हम इन केस ऑफ सर्विसेज वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपनी डॉटर को या मैं अपनी मदर को मैं ये नहीं कह सकती तुम भी डॉक्टर बन जाओ, जो ओनर है वो वही होगा। बट गुड्स क्या हो सकते हैं, गुड्स के ओनर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि गुड्स क्या होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन और दी टाइप्स ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, कितनी टाइप की सर्विस होती हैं। सो सर्विसेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स: बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड दी पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, पढ़ते हैं कि ये बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। सो बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ मोर स्मूथली। ठीक है, बिजनेस सर्विस क्या होती हैं, वो सारी सर्विसेज होती हैं विच इज़ यूज्ड बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेज। जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं वो उसको यूज़ करते हैं टू कैरी ऑन दी बिजनेस एक्टिविटी, कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको मोर स्मूथली करने के लिए कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेस उसको कैरी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग सर्विस हो गया, जो बिज़नेस में नीडेड होता है, इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। सो दीज ऑल आर द बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज सोशल सर्विसेज। सो सोशल सर्विसेज आर कैरीड वॉलेंट्री टू अचीव सोशल गोल और टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, ये क्या होता है, ये वॉलेंट्री होता है, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू विथ ओन इंटरेस्ट, कि कोई हमें क्या है, सोशल गोल को अचीव करना है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है। सो दीज सोशल सर्विसेज में इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। ये कोई भी सोशल सर्विस क्या होती है, अगर मिलती है तो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वीकर सेक्शन की, वो इम्प्रूव होती है। जैसे किसी को हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी हो गई स्लम एरियाज़ में, एजुकेशन की फैसिलिटी हो गई। तो दीज ऑल आर दी सोशल सर्विसेज विच अपलिफ्ट दी सोसाइटी, जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करती है। सो दीज सर्विसेज आर कैरीड बाय द गवर्नमेंट, बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड NGOs। अब ये जो सारी सर्विसेज हैं, अब वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, प्रोवाइड करती है, बिजनेस इंटरप्राइजेस करते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे क्या हैं, ये सारी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड होती है थ्रू दी सोशल सर्विस। बट बिजनेस सर्विसेज में क्या आती है, वो सारी सर्विसेज जो कोई भी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा स्मूथली ये सारी इसकी नीड होती है। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल सर्विसेज। सो पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द डिफरेंट कस्टमर। अब जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट को यूज़ किया, कोई और डिफरेंट इंडिविजुअल ने किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया, तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसे वो चीज़ ना पसंद आए हो। तो जो अपना एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है बाय द डिफरेंट कस्टमर। हम ये नहीं कह सकते कि सबका सेम होगा। सो दीज
डिफर अकॉर्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर। अब ये डिपेंड करता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो कैसे डिफरेंट फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है, वो कितना इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली किसी भी सर्विस को प्रोवाइड किया है। सो दीज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कस्टमर डिमांड। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, कि वो टूरिज़्म के लिए कहाँ थिंक आउट कर रहा है, कि वो इंडिया में कर रहा है या आउटसाइड द इंडिया, या किस रेस्टोरेंट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो ये सारा पर्सनल सर्विस क्या होती है, एक्सपीरियंस डिफरेंट मेंबर्स से, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट ही होती हैं। That we are going to study is various categories of the business services. Okay, so in the various categories of the business services we have to study the banking, insurance, postal and telecom services, warehousing services and the transportation. Okay, so we will start with the banking services. So a bank is an institution which attract money on deposit for the purpose of the being lent to industry or the trade. Okay, बैंक इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मनी को, मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ, डिपॉजिट करते मनी किस पर्पस के लिए, और बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री और दी ट्रेड, ट्रेड और इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, उस मनी को यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, मनी को एज अ लोन जाके बैंक से लेते हैं। सो बैंकर्स आर नॉट मियरली अ मनी लेंडर्स, बैंकर्स क्या है, बस एक मनी लेंडर्स नहीं है जो मनी को बस प्रोवाइड करते हैं। अ बैंक लेंड्स व्हाट इट बोरोज फ्रॉम द अदर, और बैंक क्या करती है, वो अदर पीपल से बोरो भी करती है। ठीक है, सो अ बैंक इज़ अ बायर और सेलर ऑफ मनी, बैंक क्या है, बायर भी है एज वेल एज मनी का सेलर भी है। अ बैंक अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इट बोरोज। ओके, बैंक क्या करती है, मार्जिन भी, प्रॉफिट भी अर्न कर लेती है जितना वो मनी बोरो करती है। ठीक है, देखिए दो मेन फंक्शन है बैंक का। सबसे मेन फंक्शन है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है एज वेल एज क्या करती है, डिपॉजिट और लेंडिंग और दी प्रोवाइडिंग दी, और लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, दो काम है, एडवांसिंग दी लोन एडवांस करती है एज वेल एज डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स क्या है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, डिपॉजिट क्या करती है, पब्लिक से उसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और द इन्वेस्टमेंट, किस पर्पस के लिए, कि कहीं किसी को लेंड करना है, प्रोवाइड करना है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट किसी को करना है, तो इस पर्पस के लिए डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। So a person can open a saving deposit account by depositing a small sum of money. ठीक है, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, अपने सेविंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकता है कि स्मॉल सम ऑफ मनी को बैंक में डिपॉजिट करके ही कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम हिज करंट वेन एवर नीडेड, फ्रॉम हिज अकाउंट। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या है, मनी को विथड्रॉ कर सकता है अपने अकाउंट से वेन एवर नीडेड, जब भी उसको उसकी ज़रूरत हो, एंड कैन डिपॉजिट वेन एवर सरप्लस इज अवेलेबल, और वो उस मनी को क्या करता है, डिपॉजिट भी कर सकता है जब भी सरप्लस अवेलेबल हो। सो डिपॉजिटर इज इशूड अ चेक बुक, जो भी डिपॉजिटर है जो डिपॉजिट कर रहा है उसको क्या है, एक चेक बुक मिलती है और एक पासबुक मिलती है। तो ऑल द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड विथड्रॉन बाय द डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन द पासबुक। ठीक है, जो भी अमाउंट कोई भी डिफरेंट क्या है, डिपॉजिटर है जो डिपॉजिट कर रहा है, वो जितना डिपॉजिट कर रहा है, कितना मनी बोरो कर रहा है, कितना वहाँ से विथड्रॉ कर रहा है, सारा एंट्री जो है, सारा रिकॉर्डिंग किस में हो जाती है, पासबुक में होती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग डिपॉजिट को, जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट से, क्या होता है फिक्स डिपॉजिट वो भी हम पढ़ेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट से क्या होता है, वो कम होता है। नेक्स्ट है आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट। सो करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपनड बाय द बिजनेसमैन। करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, वो बिजनेसमैन के थ्रू ओपन होता है। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड, कि अकाउंट होल्डर जो भी है, जिसको अकाउंट होल्ड करा है, वो मनी को डिपॉजिट
एज वेल एज विथड्रॉ भी कर सकता है जब भी उसे नीड हो। विथड्रॉल आर ऑलवेज मेड बाय चेक। जो विथड्रॉल है, जो मनी को विथड्रॉ करना है, वो कैसे होगा? वो चेक से ही होगा। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन दिस अकाउंट। ये सारी भी फैसिलिटी क्या होती है कि क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी एज वेल एज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है कि जब किसी भी अकाउंट होल्डर के पास, जो करंट अकाउंट होल्डर है, उसके अकाउंट में उतना अमाउंट है भी नहीं, फॉर एग्जांपल कि उसके अकाउंट में 50,000 है बट ही नीडेड अराउंड 80,000, तो उस टाइम भी बैंक क्या करती है, उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कि उतने में उसको अमाउंट है भी नहीं उसके अकाउंट में तो भी वो उससे ज़्यादा देती है। फिर उस पर क्या करती है बैंक? रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसको कोई भी जो भी करेंट अकाउंट होल्डर है, बेसिकली ये सारे जो भी बिजनेसमैन है वही ओपन करते हैं। ठीक है, तो वो जब भी उनके पास मनी होगा, वो जब डिपॉजिट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें से बैंक डिडक्ट करेगी। ठीक है, फिर है आपका, फिर है सो नो इंटरेस्ट, इसमें लिखा है नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द करेंट अकाउंट, कि कोई भी इंटरेस्ट करेंट अकाउंट पे पेड नहीं होता है। रादर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज बाय द बैंक फॉर द रेंडरिंग सर्विस। बट इसकी जगह क्या होता है, एक सर्विस चार्ज कौन चार्ज करता है? चार्ज बाय द बैंकिंग, बैंक चार्ज करती है फॉर जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करी है। सो अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, मतलब उसने पैसा कितना विथड्रॉ किया, पैसा कितना डिपॉजिट किया, जो उसका अकाउंट प्रिपेयर होता है, वह अकाउंट होल्डर को एवरी वीक या फॉरनाइट में या मंथ में उसको सेंड किया जाता है, शोइंग द ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड। ये शो करने के लिए कि वो कितना ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सो डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट से 100 एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड। ठीक है, कोई भी डिपॉजिटर है वो क्या करता है, वो अपने मनी को डिपॉजिट करता है विद द फिक्स्ड अमाउंट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल आज 100 कर रहा है, नेक्स्ट मंथ में वो क्या करे 200 करे, नहीं, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है। से 100 एवरी मंथ फॉर ए फिक्स पीरियड, किसी भी फिक्स पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर, तो उस फिक्स पीरियड के लिए वो क्या है, सेम अमाउंट ही डिपॉजिट करता है। द अमाउंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट इज रिपेड ऑन दी मैच्योरिटी। जो भी अमाउंट टुगेदर साथ आएंगे विथ इंटरेस्ट क्या होता है, वो मैच्योरिटी पीरियड, जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है, अगर 1 साल का है, खत्म हो जाता है तो सारा उसको पेड कर दिया जाता है। The rate of interest on the recurring deposit is higher than on the saving account। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है रिकरिंग डिपॉजिट पे, वो इज़ हायर देन, वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सो अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट है वो रीपे कब होता है, जब उसकी एक स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर हो जाता है। द पीरियड मे वेरी फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 ईयर। ये जो पीरियड है, कितने पीरियड तक रहेगा, वो वेरी कितने दिन में करता है, कितने दिन में, 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स करता है। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, जितना लंबा पीरियड होगा डिपॉजिट करने का, हायर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कोई 6 मंथ के लिए कर रहा है और कोई 4 ईयर्स के लिए कर रहा है, तो जितना लंबा टाइम पीरियड है, जो 4 ईयर जिसने इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराया है, उसको क्या है, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो द बैंक इशू अ रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर। बैंक क्या करती है, इशू करती है रिसिप्ट डिपॉजिटर को, एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। ये बताने के लिए कि रिसिप्ट की फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी फिक्स डिपॉजिट इज हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सो दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शंस टू द डिपॉजिटर। ये अकाउंट क्या करता है, मल्टीपल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस डिपॉजिटर को देता है। दिस अकाउंट कैन बी विथ कॉम्बिनेशन विथ सेविंग और करेंट अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है। सो इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग है। ठीक है, इस अकाउंट में क्या है, जो डिपॉजिटर है, जो मनी डिपॉजिट कर रहा है, वो क्या एंजॉय कर रहा है,
सेविंग्स की लिक्विडिटी कि आपको ईजिली वो मनी को विथड्रॉ कर सकता है, एंड द करेंट अकाउंट उसकी भी, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जो भी फिक्स डिपॉजिट है. सो व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड्स अ पर्टिकुलर लिमिट, जैसी जो अमाउंट है डिपॉजिट का वो पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट्स गेट्स ट्रांसफर इनटू द फिक्स डिपॉजिट. फिर ऑटोमेटिकली वो अमाउंट क्या है, वो फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे क्या थे, अकाउंट्स थे. नेक्स्ट है आपका सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. सो फर्स्ट वन इज बैंक ड्राफ्ट. इसमें क्या कह रहा है, दिस इज द चेक ड्रॉन बाय द वन बैंक अगेंस्ट द फंड डिपॉजिटेड इनटू इट्स अकाउंट एट द अनदर बैंक. ये चेक ड्रॉन होता है कैसे, वन बैंक करता है अगेंस्ट द फंड, जो भी फंड डिपॉजिट है इनटू इट्स अकाउंट एट द अनदर बैंक. किसी भी बैंक के उसी के डिपॉजिट क्या है, किसी अकाउंट अनदर बैंक में उसका कोई अकाउंट है, ऑथोराइजिंग द सेकेंड बैंक टू मेक पेमेंट टू द इंडिविजुअल. वो उसको ये ऑथोराइज करता है कि सेकेंड बैंक को बोलता है कि मेक पेमेंट कर दो इंडिविजुअल हुज नेम इज़ रिटन ऑन द ड्राफ्ट, जिसका नाम उस ड्राफ्ट पे लिखा है उसको क्या कर दो, इशू कर दो. सो इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है थ्रू विच मनी कैन बी रिमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जिसमें क्या होता है, मनी क्या है, ट्रांसफ़र हो रहा है वन पर्सन से अनदर पर्सन. अ बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक. ठीक है, जो बैंक ड्राफ्ट है वो कैसे ऑब्टेन होता है, फ्रॉम अ बैंक से आफ्टर डिपॉजिट रिक्वायर्ड अमाउंट जितना चाहिए उसके बाद. द बैंक ऑल्सो चार्जेस सम कमीशन फॉर इशूइंग द बैंक ड्राफ्ट. अब बैंक क्या करती है, बैंक को भी तो कुछ अपना कमीशन लेना है, अपना प्रॉफिट देखना है, तो बैंक क्या करती है, इस पर कुछ कमीशन भी चार्ज करती है. ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका देखिए, दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक. फर्स्ट वन इज बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेक, RTGS real time gross settlement, and the NEFT National Electronic Fund Transfer. So the next one is pay order. So this is the document which instruct a bank to pay a certain sum to a third party. ये document होता है जो instruct करता है बैंक को कि certain amount क्या है, third party को pay करो. Such order are normally acknowledged by the bank. ये जो ऑर्डर है वो नॉर्मली नोन होता है बाय द बैंक विच प्रोवाइड अ गारंटी, जो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है डैट दी पेमेंट विल बी मेड. पेमेंट क्या होगा, वो मेड होगा. एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट. ये बैंक ड्राफ्ट है विच इज़ पेबल विद इन दी टाउन. ठीक है, एक ही टाउन में, जैसे वाराणसी है तो वाराणसी में ही होगा. सो इट कैन बी कॉल्ड एज लोकल बैंक ड्राफ्ट, जिसको लोकल बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं. सो द कमीशन चार्ज ऑन द पे ऑर्डर, जो कमीशन चार्ज होगी पे ऑर्डर और द बैंक का चेक पे, इट इज़ द लेस देन द बैंक ड्राफ्ट. वो बैंक ड्राफ्ट से क्या होगी, कम होगी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओवरड्राफ्ट. सो अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट इज अलाउड टू विथड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट. ठीक है, इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो भी करंट अकाउंट होल्डर है उनको ये अलाउ होता है कि उनके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो उससे ज़्यादा विथड्रॉ कर सकते हैं. He can overdraw up to a specified limit and for an agreed period. वो क्या है, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड जो है मेंशन उतना तक विथड्रॉ कर सकते हैं किसी एक सर्टेन पीरियड के लिए. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट वर्चुअली ओवरड्रॉन. अब जितना अमाउंट क्या है ओवर ड्रॉन हुआ, जितना ड्रॉ हुआ है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है. नेक्स्ट है आपका कैश क्रेडिट. So under this arrangement, the borrower is allowed to withdraw up to the certain limit against the security. इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ये है कि borrower क्या है, विथड्रॉ कर सकता है certain limit, certain amount कोई भी सिक्योरिटी दे के. ठीक है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन. सो अ लोन इज लमसम एडवांस रिपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड. ठीक है, लोन क्या होता है, एक एडवांस होता है जिसको रिपे करना पड़ता है, कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड है. सो इट मे बी सिक्योर्ड और दी अनसिक्योर्ड. ये सिक्योर भी होता है और अनसिक्योर्ड भी होता है. द लोन मे बी पेड बैक बाय द बोरोवर इन इंस्टॉलमेंट. अब ये लोन क्या है, पे बैक भी होता है, कैसे, बाय द बोरोवर करता है, इंस्टॉलमेंट में करता है. ठीक है, एक साथ ना करके कुछ स्पेसिफाइड पीरियड में और स्पेसिफाइड अमाउंट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ द ई-बैंकिंग. सो डिजिटल
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज़ अ सिस्टम, ये सिस्टम है बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए विदाउट इन्वॉल्विंग द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब जो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी हम ऑनलाइन पेमेंट करें, डिजिटली पेमेंट करें, जैसे आप लोग ऑनलाइन फीस सबमिट कर रहे हो, तो इसमें कोई भी फिजिकली एक्सचेंज नहीं हो रहा है मनी का। ऐसा नहीं कि आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वो ले रहा है। तो ये क्या है कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है जिसमें क्या है, ऑनलाइन विदाउट इन्वॉल्विंग द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, कोई भी फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा है मनी का। एंड द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर। जो मनी है वो ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, पेयर के अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जा रही है थ्रू दी इंटरनेट की